वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या होता है? तो पढ़ना होता है आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही पढ़ना होता है। जब से नई शिक्षा नीति आई है, सिलेबस आप सभी का सेम हो चुका है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ लेना है और यहीं से प्रश्न आएंगे। जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको बोर्ड पर अंकित हैं यानी लिखे हुए दिख रहे हैं। आपको बता दूँ, यह वीडियो जो है एक प्रकार से एक श्रृंखला के तहत आपको करवाई जा रही है। मैं एक प्रकार से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए छांटता हूँ, जिनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी श्रृंखला के तहत ये हिंदी साहित्य का बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो है, जिसके अंतर्गत 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर की ये पहली वीडियो है। इसके बाद में सोशियोलॉजी की आएगी, जियोग्राफी की आएगी, पॉलिटिकल साइंस की आएगी, इकोनॉमिक्स की आएगी, हिंदी की हो ही रही, अंग्रेजी की, संस्कृत की। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा। आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए हिंदी से रिलेटेड यानी हिंदी में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जो आप पढ़ते हैं, वहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से प्रश्न लगातार परीक्षा में आते रहते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष बोर्ड पर 14 टॉपिक्स पहले से मैंने लिख दिए हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ पाएँ। एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं कि भाई कार्यालय हिंदी में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं एक बात, जब भी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ें तो सबसे पहले उस विषय वस्तु के बारे में, उसके अबाउट के बारे में हमको जान लेना परमावश्यक होता है। अबाउट दैट मीन्स, अबाउट का मतलब होता है कि उसके बारे में, अर्थात कार्यालय हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कार्यालय हिंदी है क्या, कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले हमको इसी बात पर जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले जो पेपर का नाम होता है, पेपर के नाम के बारे में अगर जान लेंगे तो लगभग आपका मान लीजिए कि 30% जो प्रश्न होते हैं पेपर के नाम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बताऊं तो लगभग 50% जो प्रश्न होते हैं, 50% प्रश्न केवल कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। अर्थात कार्यालय हिंदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसके अर्थ के बारे में, कार्यालय हिंदी की परिभाषा के बारे में, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी के बीच संबंधों के बारे में, कार्यालय हिंदी से क्या आशय है इसके बारे में, कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य है उसके बारे में, कार्यालय हिंदी का क्या स्कोप है अर्थात विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न कार्यालय हिंदी को लेकर के पूछे जाते हैं। कार्यालय हिंदी का वर्तमान में क्या उपयोग है, वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कार्यालय हिंदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से भी इसी प्रकार से, कंप्यूटर का उद्भव कब हुआ, विकास कैसे कैसे हुआ और कंप्यूटर से क्या क्या लाभ होते हैं हमको, कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आजकल हिंदी फांटों की एक प्रकार से भरमार है, क्यों है, उसका काम कंप्यूटर ने आसान किया है। कहीं हद तक, बहुत हद तक पढ़ाई में कंप्यूटर का बहुत सारा योगदान रहा है। तो इन तमाम प्रकार के पहलुओं से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे हम समझने का प्रयास करेंगे और लगभग 50% प्रश्न जो होंगे आपके केवल पेपर के नाम को लेकर के हैं, यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से लगभग 50% प्रश्न यहीं से आएंगे। चलें, जो पहला टॉपिक हमने रखा है, पहला टॉपिक है आपका कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है, परिभाषा तो इसको मैं बता ही दूंगा। और इसके बाद में कार्यालय हिंदी का जो स्वरूप होता है कि कार्यालय हिंदी का क्या है, जो स्वरूप है जिसको बोलते हैं, चाहे आप संरचना बोल लें, चाहे स्वरूप बोल लें, स्ट्रक्चर बोल लें, तो उसका स्वरूप कैसा है, उसका एम क्या है यानी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कार्यालय हिंदी का विकास हुआ और कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है इसको जानते हुए हम उसके विषय क्षेत्र यानी विषय क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। तो कार्यालय हिंदी की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो कार्यालय हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जिस हिंदी का प्रयोग हम किसी कार्यालय के ज्ञापन में,
प्रेस विज्ञप्ति में, सर्कुलर में यानी परिपत्र में, या किसी संविदा में, या किसी प्रकार का कोई पत्रादि या आप कोई सूचना एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को भेज रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं वही होती है कार्यालयी हिंदी। यानी कार्यालयी हिंदी इस नाम से ही स्पष्ट है, कार्यालय की आदान प्रदान, जो सूचना का आदान प्रदान का माध्यम होता है, चूंकि भाषा होती है, तो हिंदी भाषा के जिस रूप का प्रयोग कार्यालय के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं आपस में करते हैं, या एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को जो पत्र वगैरह लिखता है उसमें जो प्रयुक्त भाषा होती है हिंदी की, उसी को बोलते हैं कार्यालयी हिंदी। अर्थात कार्यालयी हिंदी जो होती है एक प्रकार से ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको राजभाषा, चूँकि राजभाषा भी कार्यालयी हिंदी की ही होती है, समझ रहे हैं ना पूरी बात को। राष्ट्रभाषा अलग है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। और कार्यालय में जो प्रयोग होती है, विभिन्न कार्यालय में, कौन से, सरकारी कार्यालय भी और गैर सरकारी कार्यालय भी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बातों को। सरकारी माने जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं या सरकार के कार्यालय हैं, गैर सरकारी माने जो सरकार के नहीं हैं अर्थात प्राइवेट हैं। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में सूचनाओं के आदान प्रदान करते समय जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को कार्यालयी हिंदी, या जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उस हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। अर्थात कार्यालय के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत सारे माध्यमों के माध्यम से हम कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करके अपने विचारों को साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो होती है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप जो है ये है। कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य जो रहा है वो ये रहा है कि भाई सभी जो, चूँकि अगर आम बोलचाल की भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही जैसी रहेगी तो फिर उसमें अंतर नहीं रह जाएगा, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए कुछ अलग हट करके करना, कुछ चीज़ें, इसका उद्देश्य ये रहा, चूँकि जो कार्यालय में प्रयोग भाषा होती है कि उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा थोड़ा सा अलग लेवल की रहे। ये तमाम प्रकार के उद्देश्य रहे, और भी उद्देश्य हैं, समझने का प्रयास हम करेंगे आने वाले समय में, तो इसको हमको पढ़ना है और उसके विषय क्षेत्र के बारे में। अच्छा, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग हम जो है ऑफिस में तो करते ही हैं, इसके अलावा ऑफिस के साथ ही साथ हम और कहाँ पर करते कार्यालय हिंदी का प्रयोग। कार्यालय हिंदी का प्रयोग हमको कोई सरकारी पत्र लिखना हुआ, अर्ध सरकारी पत्र लिखना हुआ, या फिर हमको कोई एक प्रकार से हमको कार्यालय ज्ञापन लिखना हुआ, या एक प्रकार से कार्यालय आदेश कोई आया, तो इस प्रकार के जो पत्र वगैरह में जैसे कार्ड वगैरह पे जो भाषा लिखी होती है वह भी आप मान सकते हो कार्यालय हिंदी टाइप की ही लिखी होती है। हालांकि वो व्यवहारिक पत्र होता है जो कार्ड वगैरह आते हैं कि भाई दर्शनाभिलाषी, स्वागताकांक्षी, क्या आप इन शब्दों के मतलब जानते हैं? ये सब पारिभाषिक शब्द है अपने आप में, इन शब्दों का प्रयोग होता है, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, अर्ध परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है कार्यालय हिंदी को लिखते समय, ठीक है। तो ये जब कार्ड कोई आता है तो उस कार्ड में आप देखते हैं नाना प्रकार की बातें लिखी होती हैं जो कि आपकी समझ से परे होती हैं, कि मधुर बेला पर पधार कर वर कन्या को अपने शुभांचित आशीर्वाद से, ऐसे कुछ लिखा रहता है कि भाई उसको अभिसिंचित कर हमें अनुग्रहित करे, वर कन्या को अपने स्नेहिल आशीर्वाद से। इस प्रकार से थोड़ा जटिल हिंदी होती है, उसको समझना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। तो वो तो व्यवहारिक पत्र होता है जो कार्ड वगैरह होता है। कार्ड क्या है? जो शादी का कार्ड आता है वो व्यवहारिक पत्र है, लेकिन इसी प्रकार का जो पत्र होता है वह एक कार्यालय जो सरकारी कार्यालय है किसी दूसरे कार्यालय को, वह भी सरकारी कार्यालय उसको भेजता है कि भैया ये काम आपके एरिया में करे है वो का करवाओ। तो इस प्रकार से वो लिखता है क्या, वो जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करके लिखता है। हालांकि वो स्पष्ट वो वहाँ के लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और समझ जाते हैं। तो कार्यालय हिंदी ये होती है, ठीक है, जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है। तो ये हो गया पहला टॉपिक। तो हमको पहला टॉपिक तैयार करना है। दूसरे टॉपिक से अगर बात की तो जो प्रश्न बनता है वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की मैं बात कर रहा था, जैसे स्वागताकांक्षी, दर्शना अभिलाषी। पारिभाषिक शब्दावलियों में और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आप देखते हैं अपने आप में अगर देखिएगा समुदाय यानी कम्युनिटी जो है एक अपने आप में परिभाषित शब्द है। इसके अलावा आप देखते हैं विवाह भी परिभाषित शब्द आप बोल सकते हो, क्योंकि विवाह की भी परिभाषा दी जा सकती है। यानी ऐसे शब्द जिसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है, जिसकी कोई पर्यायवाची अधिक मात्रा में नहीं होती है और उसकी परिभाषा भी दी जा सकती है, जो आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा परे शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्द एक होता है और एक होता है अर्ध परिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा कम होता है, विज्ञान के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जैसे टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं। अब प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी। तो प्रौद्योगिकी की परिभाषा
देना आपको पड़ता है प्रौद्योगिकी, या एक प्रकार से वैश्वीकरण हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, औद्योगिकरण हो गया, निर्वनीकरण हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। तो इसी प्रकार से जो परिभाषिक शब्दावलियां हैं इनके कई विषय क्षेत्र, मतलब कई क्षेत्र हैं। कैसे कैसे, जैसे कि कोई विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार हुआ तो उसमें एक शब्द बन गया तो वो भी परिभाषिक शब्द होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई समाजशास्त्र में हो गया, एजुकेशन में कोई शोध हो गया, कोई सिद्धांत आया, तो हर एक सिद्धांत और हर एक टॉपिक्स जो होते हैं अपने आप में एक परिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे अनुवाद भी अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है, कार्यालयी हिंदी भी अपने आप में एक परिभाषिक शब्द है, ठीक है। तो ये होते हैं परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द आप देखते हैं जैसे कि कानून के दृष्टि से भी ठीक होते हैं, अर्थशास्त्र में होते बहुत सारे शब्द। आप देखते हैं बैंकों वगैरह की जो भाषा होती, बैंक में आप जाते हैं तो बैंक की जो भाषा लिखी होती, चाहे विड्रॉल भरते हैं या किसी अन्य प्रकार का जो कोई खाता, मतलब कि कोई फॉर्म भरते हैं बैंक में लेकर के, तो वहाँ पर थोड़ा जटिल हिंदी लिखी होती है, वही हिंदी होती कार्यालयी हिंदी। समझ रहे हैं ना। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आपके लिए मैं लगातार देता रहूं, और आपका सानिध्य हमको चाहिए, लगातार आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, हम आपके लिए कुछ अच्छा ही करते रहेंगे, ठीक है। तो परिभाषिक शब्द ये होते हैं। अर्ध परिभाषिक शब्दावली अगर पूछा जाए तो अर्ध परिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप एक प्रकार से थोड़ा बहुत सुने रहते हैं और उसका मतलब जान पाते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा ऊपर होता है। तो ये होगा परिभाषिक शब्दावली। यहाँ से प्रश्न आता है परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, किसी 3 क्षेत्रों के परिभाषित शब्दों के नाम लिखें, ऐसे आपसे प्रश्न बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, मतलब अगला जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो आपके लिए आपको पढ़ना है वो है, पहला तो सरकारी पत्र और दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र से प्रश्न हमेशा आता है, सरकारी पत्र लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, सरकारी पत्र के बारे में पूछा जाता है। एक दिन मैं सरकारी पत्र पर चर्चा कर दूंगा पूरा विस्तार से, एक वीडियो में सरकारी पत्र के बारे में बताऊंगा। उसमें सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, नाम, पता, दिनांक, ये सब कहाँ डाला जाता है, मूल जो कथ्य होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, मूल विषय, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, सरकारी पत्र लिख करके आपको बताने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है। तो सरकारी पत्र की अगर बात की जाए तो एक कार्यालय के द्वारा जब दूसरे कार्यालय को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं सरकारी पत्र। एक सरकारी कार्यालय के द्वारा, कोई बड़ा कार्यालय है किसी छोटे कार्यालय को कोई पत्र लिखता है तो सरकारी पत्र, कोई छोटा कार्यालय है उसके रिप्ले में कोई पत्र लिखता है तो वो भी एक प्रकार से सरकारी पत्र कहा जाएगा। अर्थात विभिन्न कार्यालयों के बीच में, चूँकि तमाम प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित यानी ऑफिस बनाए जाते हैं। सरकार के विभिन्न कार्य जो कार्य होते हैं सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए, तो उसको करने के लिए तमाम प्रकार के ऑफिस होते हैं जगह जगह पर। तो उन्हीं ऑफिस, चूँकि एक ऑफिस मान लेते हैं कन्याकुमारी में है, दूसरा ऑफिस आपका पड़ रहा है उत्तराखंड में, तीसरा ऑफिस आपका पड़ रहा है नागालैंड में, और चौथा पड़ रहा है पोरबंदर गुजरात में। तो आप ये सोचिए कि चौतरफा यानी कि भारत के विभिन्न स्थानों पर ये ऑफिस है। अब इन ऑफिस को एक प्रकार से, एक ऑफिस से अगर तारतम्यता स्थापित करनी है, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से जुड़े रहते हैं, तो किसके द्वारा, सरकारी पत्रों के द्वारा। अर्थात एक सरकारी कार्यालय के द्वारा जब दूसरे सरकारी कार्यालय को कोई जो है पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को हम बोलते हैं सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ऑफिशियल लेटर जो होता है वो होता है सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, अच्छा सरकारी पत्र में ध्यान रखेंगे, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है, यानी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को पत्र लिखा जाता है। जबकि जो कार्यालय, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र की मैं आपको बात बताऊं, अर्ध सरकारी पत्र में ये होता है कि एक कार्यालय में ही जब क्या होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं वह किसी छोटे अधिकारी को, या कोई छोटा अधिकारी किसी बड़े अधिकारी को एक प्रकार से अपनी कुछ पर्सनल बातें भी और कुछ एक प्रकार से कामकाज की बातें भी लिख करके साझा करता है। मतलब एक व्यक्ति, मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है। तो इस प्रकार का जो पत्र होता है वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। यानी कार्यालय में काम कर रहे जब लोग जो होते हैं
वो आपस में पत्राचार करते हैं, आपस में पत्र एक दूसरे को लिखते हैं, साझा करते हैं, तो उस प्रकार के पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। जबकि जब एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा जाता है तो इस प्रकार के पत्र लेखन को हम सरकारी पत्र कहते हैं। रही बात, एक दूसरा पत्र आता है व्यवहारिक पत्र, जो मैंने बताया कार्ड वगैरह में किसी मित्र को का जन्मदिन है और वो पत्र लिख करके आपको बुला रहा है कि भैया आज हमारा बर्थडे है और आ जाना आप केक वोक लेकर के, तो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका व्यवहारिक पत्र। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो सरकारी पत्र यही होता है आपका। अच्छा, सरकारी पत्र को ही कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, सरकारी पत्र को ही कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रमित मत होइएगा कि कार्यालयी पत्र दूसरा है और सरकारी पत्र दूसरा है, दोनों एक ही है। कार्यालयी पत्र भी वही है और सरकारी पत्र भी वही है। समझ में आ रही चीज़ें? बिल्कुल। चलें, बहुत समझदार हो आप लोग और समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी बात है। तो कार्यालयी पत्र और सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यवहारिक पत्र, ये सब थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा कि है क्या वास्तविक तरीके से। आपको बड़ी सरल भाषा में बताने का प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कार्यालय आदेश के बारे में और कार्यालय ज्ञापन के बारे में। ये दो शब्द हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। हालांकि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र से लगभग 2 प्रश्न आपके एकदम से तय हैं आने। कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन को लेकर के एक प्रश्न आता है। तो कार्यालय आदेश जो होता है ये ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर बोलते हैं इसको। ऑर्डर जो होता है, कोई बड़ा अधिकारी है, एक कार्यालय के द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को या ऑर्डर दिया जाता है। एक प्रकार से कोई बड़ा कार्यालय है, किसी दूसरे कार्यालय को ऑर्डर के रूप में एक पत्र लिखता है, तो वो होता है कार्यालय आदेश। कार्यालय के द्वारा कोई ऑर्डर आया है कि लोगों को करना है, या कर्मचारियों को या अधिकारियों, कोई बड़ा अधिकारी है वो कर्मचारियों को आदेश कोई देता है तो पत्र में लिख करके कि भाई ये सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ऐसा। तो कार्यालय आदेश का सीधा सा मतलब होता है कि क्या होता है, कार्यालय आदेश का मतलब होता है कि एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को भी लिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्यालय ज्ञापन की अगर बात की जाए तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है वह भी कुछ इसी प्रकार का ही होता है, कार्यालय ज्ञापन भी। और कार्यालय आदेश जो होता है, तो जो कार्यालय ज्ञापन होता है वो सरकारी पत्राचार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और सामान्य रूप से कार्यालयों से सूचित जो सूचना होती है या आदेश होता है, उसी आदेश को हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, भारत सरकार और राज्यों के जो खास करके राज्य सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनके बीच में आपसी पत्र व्यवहार जब होता है तो उसके लिए किया जाता है। मतलब कि कार्यालय ज्ञापन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्र सरकार होती है वह केंद्र सरकार क्या करती है, जो राज्य सरकार के मंत्रालय होते हैं उनको क्या करती है, उनको पत्र लिख करके बताती कि भाई आपको ये काम करना है, इस प्रकार से चलना है, तो होता है कार्यालय ज्ञापन। लेकिन जब बात की जाती है कार्यालय आदेश की, तो कार्यालय आदेश में होता है कि जो अधिकारी होते हैं कार्यालय के बड़े बड़े, वो कोई सूचना या कोई आदेश देते हैं अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों की, कि भाई आपको ये काम करना है, आर्डर हो गया, तो होता है कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन आपके समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो आगे बढ़ा जाए फिर, तो ये आपको पढ़ना है, इसको हमको समझना है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से परीक्षा में प्रश्न प्रारूपण से एक प्रश्न एकदम से तय है, आना एकदम 100%। प्रारूपण जो होता है, प्रारूपण माने होता है एक प्रकार से मसौदा, कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं, या किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक सांचा तैयार कर लेना कि हमको पत्र कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो एक पहले से ही एक कापी कलम लेकर के पहले से पत्र का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना कि ये लिखना है, और फिर उस पत्र को आप बड़े अधिकारी को दिखाते हैं। बड़ा अधिकारी उसको देखता है कि भाई इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो सही है या गलत हैं, या इसमें कुछ संशोधन करना है। तो जो सही गलत बातें होती हैं, जो भी बड़े अधिकारी को लगता है कि ये गलत है तो उसको काट देता है, जो सही है उसको टिक करके भी ये ठीक है ये कर देना। तो वो जो एक पर्चा में लिखा हुआ कापी पेन से, तो उसको ले जा करके फिर टंकन करवाया जाता है, यानी कि उसको टाइपिंग करवा करके फिर उसको पत्र लिख करके फिर भेजा जाता है। यानी पत्र लिखने से पहले या कोई भी चीज़ लिखने से पहले सांचा उसका बना लेना कि क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखना है। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को ये जो सांचा होता है, प्रारूप जो होता है वो होता है। प्रारूपण लिखने की प्रक्रिया होती है और प्रारूप जो लिखा हुआ मिलता है वो होता है। मतलब कोई काम करने से पहले से तैयारी करना
जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो से पहले मैंने जाहिर सी बात है कुछ तैयारी करी होगी, तो वो तैयारी करना ही एक प्रकार से प्रारूपण कहलाता है। कोई चीज़ लिखने से पहले उसको एक बार पहले से चेक कर लेना। जैसे कि आप बचपन में आपको आम बनाना सिखाया जाता था, तो आम बनाने से पहले आपको पता होगा पहले से आम एक छोटे, जब आप बहुत छोटे थे तो पहले से आम बना रहता था। अब आम कैसे बना रहता थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आम बना रहता था, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे कैसे आम बना रहता था भाई, ऐसे आम बना रहता था। अब यहाँ पर देखिए ये आम मान लेते बना है, अब इसमें आम बना था तो इसमें डाट डाट करके बना है। तो ये डाट डाट जो बना है ये होता है प्रारूपण। ये क्या होता है भैया, ये होता है प्रारूपण। ओके, समझ में आ रही चीजें। तो ये है प्रारूपण, मतलब ये डाट डाट आपको बना करके पहले से दिया गया, तो ये क्या है प्रारूपण। क्योंकि ये पहले से डाट डाट इसलिए बनाया था ताकि अगर कोई गलती हो तो यहाँ से मिटाने में आसानी हो, एकदम से जो है कागज पर दब ना जाए। अब इसके बाद में क्या होता था, इस पर हम लोग चढ़ाते थे पहले डाट करके, ये ऐसे, ये हमने चढ़ा दिया, हमने चढ़ाया तो एक प्रकार से ये इस प्रकार से बन गया। तो ये जब चढ़ाया हमने तो एक प्रकार से फाइनल चीज़ हुई। फाइनल करने से पहले चीज़ें, तो इसमें अगर कोई गलती हो तो हम मिटा करके इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लेते थे। तो ये होता है प्रकार से क्या, प्रारूपण। समझ में आ गई चीज़ें। प्रारूपण का सीधा सा मतलब होता है, जैसे भट्ठे, आपने कभी भट्ठा होगा आपके घर के आसपास, तो पहले उसका सांचा होता है भट्ठे का, तो उसी सांचे में मिट्टी भर दी जाती है, तो उसी आकार का उस पर छप जाता है, फिर वही चीज़ एक पका दी जाती है, फिर ईंटा बन जाता है। ये होता है एक प्रकार से प्रारूपण। प्रारूपण मतलब जब कोई पत्र लिखा जाता है उससे पहले की जो तैयारी होती है, उससे पहले कापी पर लेकर के सारी चीज़ें लिख ली जाती, सारे मटेरियल कि क्या क्या हमको लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, तो वो सारी चीज़ें जब लिख ली जाती बाबू, तो होता क्या है कि उसके बाद में फिर उसमें जो कोई चीज़ें गलत होती हैं तो उसको निकाल दिया जाता है। बड़े अधिकारी इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद में फिर से कहते हैं कि भाई अब इसको टंकण करवा दो, इसको एक प्रकार से टाइपिंग करवा करके और इसको फाइनल कर दो। ये चीज़ें, ये हो गया प्रारूपण। अगला जो आपका आता है, छठा जो आपका टॉपिक है वो है टिप्पणी और टिप्पण। टिप्पण होता है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं, और परिणाम स्वरूप जो टिप्पण प्रक्रिया के द्वारा हमको मिलता है उसको बोलते हैं टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी भी इस प्रकार से होती है जब कोई पत्र जो है कहीं पर जाता है, मान लेते हैं प्रारूपण हो गया, प्रारूपण के बाद में पत्र लिखा गया, पत्र भेज दिया गया। अब पत्र कोई जिस अधिकारी के पास भेजा गया उस अधिकारी ने पत्र को पढ़ा, पत्र पढ़ने के बाद में फिर उसको लग रहा है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी करनी है, तो उस पर फिर टिप्पणी करता है वो, तो ये होती टिप्पणी। समझ रहे हैं ना, उस पर कमेंट करना, ये चीज़ें क्या है, या जो पूछी गई थी चीज़ें उस पर कुछ तर्क देना, ठीक है, तो वो होता है टिप्पणी। तो टिप्पणी जो होता है, समझ में आ गई टिप्पणी क्या है, पत्र के ऊपर टिप्पणी की जाती है। टिप्पण जो होता है ये टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है। टिप्पण माने टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया, और टिप्पणी माने जो टिप्पण लिखने के परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त हुआ कंटेंट है, मटेरियल है, उसको बोलते हैं टिप्पणी। समझ में आ गई चीज़ें। ये टिप्पणी और टिप्पण में अंतर भी पूछा जाता है। तो टिप्पण क्या है, टिप्पण एक प्रक्रिया है, जबकि टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप है। आगे देखते हैं। सातवां टॉपिक हम अपने को तैयार कर लेना हम लोगों को, संक्षेपण क्या है और पल्लवन क्या है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये इस वीडियो का। आपको बता दूं, संक्षेपण और पल्लवन दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। मतलब कि संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना और पल्लवन का मतलब होता है बड़ा करना। संक्षेपण माने छोटा करना, पल्लवन माने बड़ा करना। समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल। तो संक्षेपण का मतलब होता है कि किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा बना करके किसी व्यक्ति को समझा देना या लिख देना। क्योंकि कार्यालयी हिंदी में होता क्या है, जब कोई पत्राचार्य होता है या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके पास चूँकि समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है। तो जब समय की कमी होती है भैया, तो क्या होता है, वो एक दो आदमी उनके पास होते हैं ऑलरेडी, कर्मचारी जो होते हैं या अधिकारी रैंक के ही होते हैं, जो कि पढ़े लिखे होते हैं, जानकार होते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक प्रकार से जो बड़ी विषय वस्तु है उसको पहले खुद पढ़ लेते हैं और उस चीज़ को बहुत ही कम शब्दों में अपने मालिक को, यानी अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको बता देते हैं कि भैया आज दिन भर की यह न्यूज है, यह खबर है। जैसे मोदी जी का कुछ चीज़ें आपने पढ़ा थे ना, ही उनके सलाहकार रहा थे, तो वह सलाहकार उन्हें बतावत है कि
ये मोदी जी आज यह एरिया में चीज़ भा, वह एरिया में चीज़ भा, जबकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बहुत अगर मोदी जी पढ़ें पूरा पेपर तो बड़ा समय लाग जाए उन्हें। इतना समय मोदी जी के पास है नहीं, या कोनो बड़े अधिकारी के पास इतना समय तो होत नहीं कि भाई वो अपन पढ़बो करे, सर चीज करे। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले से उसको एक व्यक्ति होता है, पहले से सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर उसके बाद में वो क्या करता है, बहुत ही कम शब्दों में उस बड़ी विषय वस्तु को समझा देता है। या कोई बड़ा लेटर आया या कोई बड़ी विषय वस्तु का लेटर आया, उसको पढ़ करके उसको छोटा सा लेटर बना करके उसको प्रेषित कर देता है बड़े अधिकारी के पास कि उसको छोटा बना करके, ताकि बड़ा अधिकारी उसको बड़े कम समय मतलब कम शब्दों में कम समय में पढ़ करके जान जाए कि हमको करना क्या है और ये इसका मंतव्य क्या था। समझ में आ रही चीज़ें? बिल्कुल। तो हाँ, एक बार बिल्कुल लाइक वीडियो को शेयर और अवश्य करेंगे, और बातचीत बिल्कुल वीडियो में मन ना करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ रहा है? संक्षेपण का मतलब होता है कोई बड़ी विषय वस्तु दी गई है, उसको छोटा करके लिखना। ठीक है, 100 लाइन में कोई चीज़ लिखी गई है तो उसको लगभग आप 25 या 20 लाइन में लिख करके उसको समझा दें। ठीक है, 1/4 लगभग लिखा जाता है। तो ये होता है संक्षेपण। संक्षेपण लिखते समय आपको ध्यान रखना होता है जो बड़ी विषय वस्तु मतलब जो बातें उसमें बताई गई थी, भाव विचार, वो विचार रहने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? और इसमें लगातार किसी शब्दों का प्रयोग बार बार आपको नहीं करना है, बहुत कम शब्दों में चीज़ों को बता देना है। ठीक है, जैसे राम बन गए, राम ने रावण रूपी राक्षस का अंत किया, तो इस प्रकार से रावण रूपी राक्षस बोलने से अच्छा है कि बोल दो कि भाई राक्षस का अंत किया या रावण का अंत किया, इस प्रकार से, या राम जी ने रावण को मारा, बस हो गया, इतने में काम हो जाएगा। अब आप बताएंगे कि राम चित्रकूट से होते हुए पंचोटी से होकर के खरदूसर तीसरा को मारा, सुरपंखा की नाक कटी, फिर उसके बाद में जा करके ये चीज़ें हुई। लेकिन ये बातें ऑलरेडी सबको पता है, तो आपको अगर ये बात बतानी है तो आप सीधे बता सकते हैं कि रामचंद्र जी ने, प्रभु जी ने रावण को मारा, ये भी हो गया बात। तो बात वही कही जा रही है जो उस बात में मैंने बताई लंबी चौड़ी करके, और उसी बात को छोटा करके हमने बता दिया। तो छोटे करने की प्रक्रिया, प्रोसेस को बोलते हैं प्रारूप और संक्षेपण। ठीक है, संक्षेप में लिखना, संक्षेपण। पढ़ मतलब जहाँ पर लग जाए उसका मतलब है क्रिया। जैसे प्रारूप एक जो चिट्ठा होता है, जो कच्चा चिट्ठा होता है उसको प्रारूप बोलते हैं। प्रारूपण कच्चा चिट्ठा लिखने की प्रक्रिया प्रारूपण। टिप्पणी प्राप्त होती है, टिप्पण लिखने की प्रक्रिया। इसी प्रकार संक्षेपण लिखने की प्रक्रिया है। संक्षेप माने होता है कम शब्दों में, संक्षेप माने कम शब्दों में लिखा गया कोई चीज़, संक्षेप में उत्तर दीजिए। और संक्षेपण जो होता है उसका मतलब होता है एक प्रक्रिया हो गई है। इसी के अलावा पल्लवन माने होता है भाव विस्तारण। पल्लवन को ही क्या कहते हैं, विस्तारण भी कहते हैं, भाव विस्तारण भी कहते हैं। किसी चीज़ को विस्तार से लिखना। कोई जैसे मान लेते हैं टिट फॉर टैट हो गया, ईंट का जवाब पत्थर से, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, या कोई कहावत है, कोई मुहावरा है, कोई कम शब्दों में लिखा हुआ है, 1-2 लाइन में है, उसको थोड़ा सा 5-6 लाइन में लिख करके या 10 लाइन में लिख करके उसके बारे में बता देना विस्तार से। भाव वही रहे, केंद्र में वही बातें रहे जो बात 2 लाइन में कही जा रही है। तो कोई छोटी विषय वस्तु है उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा करके अच्छे तरीके से समझा देना, कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाना, वही भाव वही मूल विचार उसमें रहे, संकेंद्रित रहे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो पल्लवन का मतलब होता है कोई छोटी विषय वस्तु को बड़ा करके लिखना। संक्षेपण का मतलब होता है कोई छोटी विषय वस्तु को बड़ा करके लिखना, मतलब बड़ी विषय वस्तु को छोटा करके लिखना मतलब संक्षेपण, और बड़ी विषय वस्तु को छोटा करके लिखना संक्षेपण, और छोटी विषय वस्तु को बड़ा करके लिखना पल्लवन। ठीक है, पल्लवन माने होता है विस्तारण। पल्लवन माने क्या होता है, विस्तारण। विस्तारण माने छोटी चीज़ों को बड़ा करके लिखना। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये होगा पल्लवन और विस्तारण। 8वां जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है हमको कंप्यूटर, और कंप्यूटर का परिचय क्या है और कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर चूंकि आपको पता होगा कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सीधा सा मतलब होता है गणना करना, गिनती करना। लेकिन आजकल कंप्यूटर का प्रयोग आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से आप हिंदी में टाइपिंग भी हो रही है, हिंदी के क्षेत्र में कई सारा काम हुआ। कंप्यूटर के माध्यम से आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पीपीटी स्लाइड बन रही है। कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया एकत्रित हो गई है, पूरी दुनिया एक परिवार की भांति दिखाई पड़ती है। कंप्यूटर के कारण ही आप देखते हैं नाना प्रकार की गतिविधियाँ, डाटा को संकलन करना हो, डाटा को प्रेषित करना हो, कहीं पर कुछ भेजना है तो आप पत्र वगैरह ना भेज करके डायरेक्ट आप कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं।
तो कई प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। तो कंप्यूटर के बारे में अपने को जान लेना, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का विकास कब हुआ और किस तरीके से धीरे धीरे कंप्यूटर में चेंजमेंट आते गए। पहले कंप्यूटर कुछ दूसरे तरीके से होता था, आजकल कंप्यूटर का रूप आप देखते किस प्रकार से है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंप्यूटर विकसित हो रहा है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की बात से आगे बढ़ते हैं। अगला, तो कंप्यूटर का परिचय और इतिहास हमको समझना। यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। अगला प्रश्न, इंटरनेट और ईमेल। इंटरनेट के माध्यम से अगर कंप्यूटर को एक साइड रखें और इंटरनेट उनसे हटा दे कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर मात्र एक डब्बा रह जाएगा। तो जब तक मोबाइल फ़ोन मान लेते हैं, मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन जो है एक प्रकार से अगर उसमें नेट ना रहे आपके, तो आपको क्या लगेगा, इंटरनेट जिसको कहते हैं उसी को नेट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नेट बोलते हैं उसको। तो नेट की अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर काट दिया जाए आपके फ़ोन से, तो आपका फ़ोन क्या रह जाएगा, एक खोखला डिब्बा रह जाएगा, उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इंटरनेट है तो आप लंदन में बैठे किसी व्यक्ति से मिनटों में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं पर कहीं की खबर को आसानी से देख पा रहे हैं, सुन सकते हैं, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। और भी कई प्रकार की गतिविधियाँ आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। बिना इंटरनेट के, जैसे शरीर में से अगर प्राण को निकाल दिया जाए तो जिस प्रकार शरीर निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार से अगर मोबाइल फ़ोन से हम इंटरनेट को निकाल दें तो मोबाइल फ़ोन एकदम से निरर्थक माना जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट आजकल इतना उपयोगी हो गया है कि अगर एक दिन डाटा आपका ख़त्म हो जाता है तो आप एक प्रकार से चैन से सो नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर कोनो भेजे हुए, अभी इंस्टाग्राम खोलन है, स्टोरी देखेगा फलाने के, काव लगाइन हुई स्टोरी, अभी ऑनलाइन बैठा है या बैठी है कि नहीं बैठी है। इस प्रकार से आप लोग सोचते रहते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं। इंस्टाग्राम खोला, 1 घंटा इंस्टाग्राम लगेगा, तब तक वहाँ फेसबुक से एक SMS आएगा, फेसबुक खोल दिन पट से, लाइक कमेंट देखते कई कमेंट आवा कई लाइक आवा, तब तक उधर जो है अगर और चीज़ चलावत हैं तो ट्विटर से आएगा, इधर देखते हैं कि व्हाट्सअप से टुन से आएगा एक ठू चैट कोनो, तुरंत व्हाट्सअप पे गए, आधा घंटा वो लेगा। तो दुनिया का जो समय है, आजकल जो व्यक्तियों का समय है, वो कंप्यूटर ने इस प्रकार से ले लिया है कि आप कंप्यूटर के गुलाम बन गए हैं, इंटरनेट के आप गुलाम बन गए हैं। आप एकदम से मोबाइल अगर एक दिन आप अपने घर पर के छोड़ के जाइएगा, आप देखिएगा कुछ भूला भूला आपको लगेगा, आप टेंशन में हो जाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। ये एक प्रकार से क्या है, ये सब वैचारिक, जो पहले वैचारिकता लोग बैठते थे आपस में कि भाई कुआं किनारे बैठते थे, या जो है जो गांव का जो काली वाली का माता का थान होता था, दीवार होते थे, वहीं पर लोग बैठते थे और चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, गोष्ठियाँ होती थी। आजकल गोष्ठियों का ज़माना ख़त्म हो गया, लोग इंटरनेट के माध्यम से गोष्ठियाँ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे इंटरनेट के माध्यम से हुई हैं। अच्छा, इंटरनेट कुछ मामलों में गलत भी है, कुछ मामलों में सही भी है। आजकल के युवा जो है इंटरनेट के माध्यम से बर्बाद भी हो रहे हैं और बहुत सारे युवा बन भी रहे हैं। इंटरनेट खोलते खोलते आप देखते हैं उसी पर आजकल तो बहुत बेकार किस्म की वीडियो जो है घूमते रहते हैं इधर उधर, आप देखते हैं तो रील्स गंदे गंदे बन रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जब आप उसको देखते तो आपका मन विचलित होता है, पढ़ाई से विचलित होता है, इन चीज़ों से विचलित होता है, आपके दिमाग में गलत धारणाएं चलने लगती हैं, आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट आने लगते हैं, तो आप एकदम से उसमें घुल मिल जाते हैं। और जो 15-15 सेकंड का जो स्किपेबल होता है कि इसे सरकाते रहो देखते रहो, उसमें आपका 2-2 GB का डाटा जो होता है मिनटों में ख़त्म हो जाता है। ऐसे केवल खसकाते रहते हैं, बस ये डांस वो डांस फलाना। हिंदुस्तान की लड़कियां लगभग मैं 90% और लड़के 90% की बात करूं, सब रील और वही सब बना रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, डांस वांस करके किसी तरीके से, और कुछ और चीज़ों को करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन क्या होता है इसमें, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और ना मैं इसके खिलाफ़ हूँ। इंटरनेट के माध्यम से लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं रील्स बना करके, लेकिन कुछ रील्स ऐसे बनाते हैं लोग जो कि देखने में एकदम से भद्दा लगता है, वो बेकार लगता है, और उससे लोग भी प्रभावित होते हैं, और वो तो खुद एक प्रकार से अपना काम ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब थोड़ा सा आपको अपने आप में समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, और हम क्या थे, क्या होंगे और क्या हुए हैं अभी तक। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का युग है। और इस इंटरनेट में आप देखते हैं जो पत्राचार वगैरह होते थे, सरकारी कार्यालय आदेश दुनिया भर का ये सब जो भेजा जाता था, अब उन सभी का स्थान किसने ले लिया, ईमेल ने लिया। ईमेल का मतलब होता है इंटरनेट मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब मेल का मतलब होता है मिलाना, मिलना जुलना। तो क्या होता है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे में, यानी सस्ते में, दुनिया में किसी कोने में बैठा व्यक्ति के पास आप ईमेल के रूप में आप एक पत्र लेकर के भेज सकते हैं।
उस पत्र का प्रारूप भी अच्छा बना करके भेज सकते हैं। तो यह अर्थात ईमेल जो होता है वो कम समय में पत्र व्यवहार के लिए उपयोगी हो गया है और आजकल विभिन्न कार्यालय जो होते हैं ईमेल का उपयोग अपने सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में करते हैं। क्योंकि एक कार्यालय नागालैंड में, दूसरा कार्यालय जम्मू कश्मीर में है, तीसरा कन्याकुमारी में, चौथा काठमांडू में है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से क्या होता है, काठमांडू हालांकि नेपाल की राजधानी है, तो मान लेते वहीं पर भी कोई है, तो वहाँ से अगर भेजना हो, आदान प्रदान करना हो सूचनाओं का, तो ईमेल भेजा, तुरंत उस ऑफिस पहुँच गया, उस ऑफिस पहुँच गया। तो ये सब होता है ईमेल के माध्यम से। ईमेल जो होता है वो जीमेल के द्वारा भेजा जाता है, जीमेल अकाउंट बनता है, उसी से यूट्यूब वगैरह भी चलते हैं जीमेल से ही, और जीमेल के द्वारा ही ईमेल भेजा जाता है। ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एक सूचना भेजने का एक माध्यम होता है। ईमेल के माध्यम से आप फोटो भी भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप छोटी मोटी वीडियोज़ भी भेज सकते हैं, ठीक है, और PDF वगैरह भी भेज सकते हैं। तो ये होगा ईमेल। अगला जो टॉपिक है आपका, देखिए 10वां टॉपिक आपको तैयार करना है, इंटरनेट पर उपलब्ध जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है। अच्छा, दृश्य माने होता है देखने वाला और श्रव्य माने होता है सुनने वाला। जैसे यहाँ पर वीडियो आप देख रहे हैं, आप हमको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, पीछे जो बोर्ड पर लिखी है इसको भी आप देख पा रहे हैं। ये श्रव्य दृश्य माध्यम है। तो इंटरनेट पर आप देखते हैं बहुत सारे PDF वगैरह आपको मिलती हैं, तो वो हो गई आपकी दृश्य माध्यम, आप देख करके उसको पढ़ते हैं। श्रव्य माध्यम, आपको इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं हर एक टॉपिक की, तो आप उसको पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से इंटरनेट पर जो पड़ी हुई वीडियो है, इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके माध्यम से आप कुछ ना कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है, ये तैयार करना है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री में आप देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कोई मतलब अलग अलग प्रकार की जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि सर्च करो कि कोई भी चीज़, कि भाई आपका कोई चीज़ ख़राब हो जाए मान लेते हैं, तो आप सर्च करो कि भाई इसको कैसे बनाएं, तो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेगी। आप ये सर्च करो कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएं, आपको जो है 100 प्रकार के नाश्ते की ट्रिक आ जाएगी कि ये खाएं वो खाएं, दुनिया भर की रेसिपी आ जाएगी। आप यहाँ तक कि सर्च करें कि साइकिल का पंचर कैसे बनाएं, तो वह भी यूट्यूब पर आपको बताया हुआ मिलेगा। वॉलीबॉल का पंचर कैसे बनाएं, ये भी आपको मिल जाएगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, गूगल पर करेंगे हर चीज़ का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन गूगल पर और यूट्यूब पर कौन डालता है, हम और आप ही यूट्यूब पर गूगल पर डालते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके माध्यम से हम और आप कुछ सीखते हैं और जानते हैं। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो सरकारी और गैर सरकारी कुछ चैनल है। अच्छा, चैनल होते हैं, उन्हीं चैनल पर जो सामग्रियाँ होती हैं श्रव्य दृश्य सामग्री वो उपलब्ध होती हैं। तो आजकल तो बहुत सारे मतलब कि जो गैर सरकारी चैनल है वो भी है, लेकिन सरकारी चैनल भी हैं। जैसे ज्ञान दर्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला यानी ई-पाठशाला हो गया, स्वयं हो गया, मूक्स हो गए, ये सब एप्लीकेशन और चैनल है जिसके माध्यम से आप लोग जानकारी ग्रहण करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, ई कंटेंट जिसको बोलते हैं, ई सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी आपको विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलती है। और आप देखते हैं यूट्यूब पर ही आजकल तो पढ़ाई BA की वगैरह नहीं हो रही थी, शुक्ला स्टडी पॉइंट आया तब से क्रांति आपके समक्ष आ गई BA के क्षेत्र में, और आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहेगा तो ऐसी क्रांति BA के क्षेत्र में बढ़ती रहेगी। और जिस BA को लोग हल्के में लेते हैं उसी BA करके लोग IAS बनेंगे, ये मैं यहाँ पर प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से BA कर लेगा वो IAS की परीक्षा भी निकाल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है IAS की परीक्षा निकालना, बस आप BA अच्छे तरीके से पढ़ लें, MA में फॉर्म भर दें या B.Ed कर लें, कुछ भी करें, लेकिन आप साथ ही साथ अगर तैयारी करते रहेंगे IAS यानी UPSC की, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर BA में आपने जो सिलेबस है BA का आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, निश्चित तौर पर आज का जो सिलेबस है नई शिक्षा नीति का वो इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप UPSC क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स वगैरह आप ध्यान में रखें, CSET के लिए भी कुछ चीज़ों को आप पढ़ते रहें, रीजनिंग मैथ वगैरह थोड़ा सा भी जान लें। बाकी GK GS तो आपका, अगर आप जैसे जियोग्राफी ले लिए, पॉलिटिकल साइंस ले लिए, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स ले लिए, तो आप 2-3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एजुकेशन ले लिया, सोशोलॉजी ले लिए, तो आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। तो BA करते समय आप अच्छे तरीके से अगर तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर 3 सालों में आप UPSC भी क्लियर कर सकते हैं, अगर आपका मन हुआ तो, आप चाहेंगे तो। इतना कंटेंट यूट्यूब पर है, इतना कंटेंट आपको गूगल पर मिल जा रहा है कि कोई चीज़ आपको कहीं से कुछ इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बस समय देने की आवश्यकता है। अगला जो टॉपिक है आपका 12वां नंबर, वो हिंदी भाषा के विभिन्न फांट और यूनिकोड। हिंदी भाषा में बहुत सारे फांट जो है, फांट माने होते लिखने की शैली, जैसे एक राम मैंने लिखा ये राम हो गया इस तरीके से, दूसरा राम इसी प्रकार से हमने लिखा इस प्रकार से, ये राम हो गया, देखिए थोड़ा सा, और एक तीसरा राम हमने लिखा
इस प्रकार से। तो ये सब एक प्रकार से थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा मोटा करके, थोड़ा ऊपर एक प्रकार थोड़ा चढ़ा करके। फांट का मतलब सीधा सा होता है, आप देखते हैं जब कभी आप गूगल पर टाइपिंग करते हैं कोई किसी एप्लीकेशन पर या कुछ चीज़ लिखते हैं तो कोई अक्षर मोटा करके लिखा जाता है। पोस्टर वगैरह कभी बनते देखेंगे तो फांटों का प्रयोग करके ही पोस्टर मोटा छोटा होता रहता है, उसमें अक्षर जो होते हैं बड़े छोटे करके, तो वो होता है फांट। ठीक है, तो उसी प्रकार से यूनिकोड भी होता है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके उस अच्छी तरीके से लिखावट करी जाती है, तो लिखने की कला होती है एक प्रकार से फांट। तो इसको समझना है। इसके बाद में यहाँ से प्रश्न एक आध प्रश्न कभी कभी आते रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जान लेना चाहिए, तो इसको चर्चा करेंगे। बाकी आपको पढ़ना क्या है, अगला जो हमको पढ़ना है वो है 13वां जो चैप्टर है आपका 13 नंबर, वो है मतलब कि 13 नंबर जो आपका टॉपिक है पढ़ना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें आपको शोध के बारे में समझना। शोध यानी कि जो एक प्रकार से शोध को समझते हैं ना, शोध का मतलब, चूँकि अब नई शिक्षा नीति जब से आई है तब से आपको हिंदी में हर एक सेमेस्टर में आपको शोध के बारे में पढ़ना होता है। शोध किसे कहते हैं, शोध के लक्षण क्या है, शोध के प्रकार क्या है, शोध के कितने चरण होते हैं, ये सब जानना होता है। शोध का मतलब सीधा सा होता है कि कोई नई विषय वस्तु पर आप कोई तथ्यों का संकलन करें, डाटा इकट्ठा करें, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जिससे जैसे कोई व्यक्ति है उस पर शोध कब हुआ है, उस पर आप और शोध करेंगे। आप पीएचडी करते हैं तो शोध ही करते हैं ना, तो वही होता है। इसके बारे में आपको शुरुआत से ही आपको बीए से ही शोध के बारे में तत्पर करना, ताकि आप जब पहुँचे एक प्रकार से खास करके कहाँ पर पहुँचने की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप पहुँचे कहाँ पर बाबू, जब आप पहुँचे एमए वगैरह करने लगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, पहले से आप शोध के बारे में परिचित रहेंगे, शोध क्या है, उसके चरण क्या है, शोध के बारे में जानेंगे, शोध कैसे किया था। तो आप जब पहले से परिचित रहेंगे तो आगे चल करके आप अच्छा शोध कर पाएंगे। ठीक है, तो शोध के प्रकार, चरण और उद्देश्य इन सभी को पढ़ लेना है। और इसके बाद में हमको जो अगला चैप्टर आपका 14 नंबर है वो है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिपोर्ट, प्रतिवेदन को। ठीक है, अच्छा, प्रतिवेदन का सीधा सा मतलब होता है, प्रतिवेदन का क्या मतलब होता है, रिपोर्ट। जैसे कोई क्या होता है, कोई सूचना कलेक्शन करके कोई व्यक्ति जब होता है, किसी व्यक्ति को या किसी उसको देता है, क्या बोलते हैं, अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर कोई कार्यालय विश्वास करता है, या किसी कार्यालय का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी है और वह आता है घटनास्थल की सूचनाओं को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, और उस एकत्रित जानकारी के आधार पर उस घटना के बारे में एक विधिवत जानकारी देता है आकर के ऑफिस में, कार्यालय में, तो उसी जानकारी को प्रतिवेदन बोलते हैं। यानी वो घटनास्थल पर गया और जानकारी इकट्ठा करी, तथ्यों का संग्रह करा, तथ्यों के संग्रह करने के बाद में उसने क्या किया, उसने आकर के जानकारी बताई कि भाई ये चीज़ें वहाँ पर घटित हुई हैं, तथ्यों के आधार पर बताया, और उसको विश्वास करके लोग आगे काम बढ़ाते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिवेदन एक व्यक्ति करता है अपने कार्यालय के प्रति, वो जाता है और देखता है कि भाई चीज़ें रिपोर्ट देना, रिपोर्ट देना, संवादीय का काम करना, समझ रहे हैं ना। रिपोर्ट देना का मतलब होता है कि आप जाओ, डाटा इकट्ठा करो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ें, और आकर के अफसर को बताओ कि सर जी यहाँ पर ये मिला, वो मिला, दुनिया भर का चीज़ें आपको बताने होती हैं। आप जब क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो क्राइम थ्रिलर मूवीज़ में आप देखते हैं कुछ जो छोटे पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, डाटा वाटा संकलन करते हैं, उठा करके रखते हैं, बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। जैसे रिपोर्ट देना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले मरीज जो होता है पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम करने के बाद में फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब बनाता है, फिर उसके बाद में वो देता है पुलिस अधिकारी को कि भाई ये चीज़ें, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट देना या प्रतिवेदन देना। ठीक है, प्रतिवेदन ये होता है कि उसने अपना पहले रिसर्च करा, रिसर्च करने के बाद में फिर उसने जो जानकारी इकट्ठा करी उसको बता दिया बड़े अधिकारी को कि भाई ये चीज़ें एक प्रकार से हो सकती हैं। तो उस प्रकार का जो जानकारी होता है तथ्यों के हिसाब से, तो वो और कोई विशिष्ट व्यक्ति ही ऐसा देता है, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति जो देगा उसको रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा, प्रतिवेदन नहीं कहा जाएगा। प्रतिवेदन वही कहा जाएगा जो एक प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति होगा, विशिष्ट व्यक्ति होगा, जानकार व्यक्ति होगा, जब वो और उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उस पर विश्वास करते होंगे ऑफिस के लोग, तभी वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात को मानी जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, और वही होता है प्रतिवेदन, जो उस व्यक्ति के द्वारा घटनास्थल पर जाकर के तथ्यों का संग्रह करके अपने कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। समझ में आ गई बातें, तो ये हो गया प्रतिवेदन। तो निश्चित तौर पर हिंदी में बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो इन 14 टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपका काम हो जाना है। और निश्चित तौर पर मैंने आपको एक सरल भाषा में इन 14 टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया ही है,
मतलब कुछ ना कुछ बताया ही है जो कि आपके लिए समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको कम शब्दों में सरल भाषा में समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। क्योंकि अगर आप बीए में हैं, आपको नहीं भी याद आ रहा है कोई चीज़, आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं भी याद है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से जो हमारी बातों को सुने रहेंगे, हमारी क्लास को अटेंड करेंगे, उनको एक प्रकार से पहले से पता होगा कि भाई इस शब्द का मतलब ये होता है, तो उसी आधार पर आप बना करके भी अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई चीज़ें? तो आपको यही करना है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये 14 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के, हिंदी साहित्य, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद में आप लोग कमेंट करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट की 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अब लगातार आती रहेगी। रात के 8 बजे और रात के 9 बजे 2 टाइम आप लोग जरूर आएँ, ठीक है? तो एक बार रात 8 बजे आप देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर का, और रात 9 बजे आपका सेकंड सेमेस्टर का, या हो सकता है कभी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का आगे पीछे हो जाए, कभी 8 बजे कभी 9 बजे, 2 टाइम आपको वीडियो होती है और 2 टाइम आप जरूर आएँ। और बातचीत बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नहीं करना है, बस आपको आसानी से पढ़ना है, ठीक है? या क्या मेरी पहल ये सार्थक है, या आपको क्लास लेने में अच्छा लगा, अच्छा महसूस किया, आपकी समझ में बातें आईं या नहीं आईं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो कुछ त्रुटियां रही, कमियां रही, उसको आप ज़रूर बताने का प्रयास करें। हालांकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपकी सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत तब तक के लिए, ठीक है? चला जाए फिर, चलिए भाई, तो इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। धन्यवाद।